अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे। आप सबकी हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आमिर लियाकत हुसैन साहब कुछ अर्सा कबल भी खबरों की जीनत बने रहे। उसी सिलसिले की एक और कड़ी आज फिर वो खबरों की जीनत बने हुए हैं। उन्होंने माशाल्लाह तीसरी शादी कर ली है। एक तो हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं, जी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के हवाले से एक और बातें चल रही हैं कि ये उनकी तीसरी नहीं चौथी शादी है। इसके ऊपर भी जानेंगे कि क्या वाकई चौथी शादी है या अभी मजीद इरादा रखते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया बाडी भाई। असल में मुझ में और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है। कश्मीर पर भारत दावेदार है और कहता है कि वो मेरा है। पाकिस्तान का तो हकीकत में है। तो भारत दावेदार है, इसी तरह वो तीसरी जो भी है, जो चौथी जो भी है, वो कहती है मेरे हैं। तो कहने दे, मैं क्या करूं। हम तो हुर्रियत पसंद लोग हैं, हमने तीसरी शादी की है और तीसरी शादी है, चौथी वौथी कोई नहीं है जी। जी अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि तनकीद ये हो रही है कि आपने 18 साल एक खातून से शादी की है, तो उस हवाले से बताइएगा कि इस्लाम हमें क्या कहता है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि माशरती इक़दार के हवाले से लोग बहुत इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। कौन सा माशरती इक़दार, किधर का, कैसा माशरती इक़दार, किस माशरती इक़दार की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी बीवियों को कहते हैं हेलो जानू कैसी हो तुम, और बिस्तर में कोई और लेटी होती है, हैं? उस माशरती इक़दार की बात कर रहे हैं। और बीवी से कहते हैं मैं जल्दी आ रहा हूँ, और फिर अपनी माशूका से कहते हैं यार क्या करूं, बीवी का फोन आ गया, मुझे जाना है। मैंने हलाल रिश्ता कायम किया जनाब, हलाल निकाह किया है, जिना नहीं किया है। ज्यादा कोई ज्यादा ना बोले वरना रोज़े हशर पे खुदा बोले। आपने वैसे बड़ी अहम बात की है कि हिम्मत पैदा करें और जना ना करें बल्कि हिम्मत पैदा करें। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि एक तरफ आपके ऊपर जो इल्जामात लगते रहे, आपने कहा कि वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये दोनों खवातीन मिली हुई थी, हानिया आमिर और तूबा आमिर। तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्या हानिया किस आमिर तरह। नहीं, हानिया खान और तुबा आमिर। हानिया खान और तूबा तूबा आमिर। अनवर, आप तूबा अनवार हो गए, आमिर, अनवार अनवार। अनवार। अच्छा, अनवार। तो इसमें बताइएगा कि ये कैसे मिली हुई थी और ये कैसे आपके खिलाफ साजिश कर रही थी। सर ये असल में कुछ ऐसी चीजें, मैं किसी खातून को इस तरह नहीं करना चाहता कि वो जिच हो जाए या वो अपना चेहरा दिखाने के काबिल ना रहें। तो बेहतर ये कि हम वो बातें ना करें कि जो आपके पास तो वो पहुंची हुई हैं, जो मैंने आपको बताई थी। तो ज़रूरत नहीं है कि ऐसी बातें हम करें। जो जैसा है वो खुश रहे, वरना अगर मैं बातें खोलने पर आ गया तो फिर मैं खोलता ही चला जाऊँगा और मैं बोलता ही चला जाऊँगा। तो आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। तो मैं अपना मुकदमा अच्छी तरह लड़ना जानता हूँ। लिहाज़ा मैं इस मौज़ू पर कोई भी बात, बस खुश रहें, सब खुश रहें। लेकिन हानिया को मैं बता देना चाहता हूँ, बदज़ात और बदनस्ल लड़की को, कि उसे एफआईए किसी भी वक्त गिरफ्तार करेगा जी। अच्छा, ये आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिया कि हानिया खातून, हानिया जो हानिया नामी खातून जो है उसको एफआईए कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ये वो अच्छा तोहीन डॉक्टर रिसालत साहब, की मुर्तकिब भी हुई है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी तौहीन की है, पाक फौज की के लिए भी बोला है, खान साहब के लिए बोला है। और बहुत ज्यादा उसने निकाह की, उसके मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें लिखा है कि मुझसे निकाह कर ले, मुझसे गलती हुई थी कि मैंने झूठ बोला था। तो निकाह पर झूठ बोलना तो आपको पता है कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात, बिल्कुल कितनी ऐसी है, बिल्कुल खतरनाक आप बात। फरमा रहे हैं, और मेरे वो हर पास वो जगह सारा पे ऐसे पुलिस तरीके मौजूद मौजूद है। थी। तो मैं उसको आज फिर मैं वार्न करता हूँ कि वो खामोश हो जाए, वरना अदालतें और कोर्ट इस मुल्क में है, वो उसको छोड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि उस खातून ने इवन के ये भी बात की थी कि वो गालबन जो है वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है, और आपने कहा कि मैं इसको अदालत लेके जाऊंगा। इसके ऊपर बताइएगा कि वो मामला कहां तक पहुंचा। 295 का केस उसने अदालत में है, एफआईए के अंदर मौजूद है, कोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। आज उसकी कोई छठी बटी पेशी थी, उसके बावजूद वो नहीं आई है। नवी बल्कि पेशी थी, और उसके बाद अदालत अपना एकतरफा फैसला जारी करने वाली है। अब आप इसे थोड़ा बाहर देख लें, ये फजूल लोगों की बातों में कहा गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा अभी रुक कर लेते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। अल्ताफ हुसैन जो कि एमक्यूएम के सरबराह थे, किसी जमाने में सरबराह होते थे, एक उनका पूरा एक किसी जमाने में नहीं सर, अब भी सरबराह है वो, अब भी सरबराह है, किसी जमाने में नहीं। अच्छा सरबराह है, लेकिन उनको बच्चों एमक्यू ने लंदन बाप से को घर से निकाला था, जी जी। आपने तो नहीं निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी उनको बरी कर दिया गया है, ये जो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से जो उनका केस चल रहा था बरतानिया के अंदर, तो लोग इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जी वो लंदन हाई कोर्ट से ज्यादा लाहौर हाई कोर्ट लग रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई उनके जो लोग बरी हुए किसी हैं हाल वो में खुश दुरुस्त नहीं हुए? रहते। सर सैयद अहमद खान ने बहुत पहले मजमून लिखा था, लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते। अगर यही कोर्ट कल नवाज शरीफ को वापस भेज दे तो कहेंगे वाह 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 क्या फैसला किया वहां की अदालत ने। और अगर यही कोर्ट अल्ताफ हुसैन को बरी कर दे तो ये तो देखिए जो ज्यादती हो गई, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये लंदन की ज्यूरी है, पाकिस्तान की ज्यूरी नहीं है।
वहां हर चीज देखी जाती है। वहां बोरिस जॉनसन को भी खड़ा होना पड़ता है, वहां पर गॉर्डन ब्राउन को भी खड़ा होना पड़ता है। उधर जो बड़े बड़े यानी कि अगर आपको याद हो तो आयरन लेडी थी जो कि वजीर आजम थी, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, अब उन्होंने भी मुकदमात का सामना किया था और उसके बाद वो बरी हुई थी। खास तौर पे मैं अपने वजीर आजम, अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने लंदन में इयन बोथम को हराया था। इयन बोथम ने खान साहब पे करप्शन का इल्जाम और खास तौर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था। तो इयन बोथम को खान साहब ने लंदन की जूरी के फैसले के तहत शिकस्त दी थी। तो इट इज अ लंदन, नॉट एनी अदर कंट्री। तो जरा लोगों को थोड़ा सा इसमें ख्याल करना चाहिए बोलते वक्त कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि काफी अर्से से हमने देखा है तमाम धड़े जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। फारूक सत्तार साहब मिले थे जाकर जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के इशरत उल लिबाद साहब को। तो आप कैसे देखते हैं कि अभी अगर ये मामला हो जाता है, ये मामला ठीक हो गया, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो अल्ताफ हुसैन साहब है उनको कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में हम कोई चॉकलेट तब्दीली खा देख लूं, सकते हैं कराची के अंदर? पहले चॉकलेट खा लूं, मिठाई जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो फारूक सत्तार है वो तो वक्त के साथ बड़े नहीं हो रहे, छोटे होते जा रहे हैं। हालांकि इंसान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं, वो छोटे होते जा रहे हैं। इशरत उल लिबाद जो है वो उनके नाम में ही इशरत है, इशरत, दौलत, इशरत। तो वो ऐसे आबिद और जाहिद हैं जो इशरत की इबादत करते हैं, तो उनको तो छोड़ दिया। बाकी ये कि हकीकत से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ याया भाई कि जिसने हमेशा रियलिटी को फौकियत दी है। इमरान खान एक रियलिटी है, अल्ताफ हुसैन एक रियलिटी है। इसी तरह जो बलोच है वो एक रियलिटी है, इसी तरह पख्तून एक रियलिटी है, सराइकी एक रियलिटी है। अगर आप इन सबको कुचलते हुए चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं आफरीन पेश करता हूँ पाक फौज को, जिसने सियासत से अपने आप को अलग रखा हुआ है, जो इस मौजूद पर कोई बात नहीं कर रही। वो उसने सही मायनों में पेशावर इदारा होने का सबूत दिया है। अल्ताफ हुसैन रिहा हो बरी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हों का काम है सरहदों की हिफाजत करना, पाकिस्तान की हिफाजत करना। मैं आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अभी वजीर आजम इमरान खान साहब, अगर हम इस तरफ आए, वफाक की तरफ चले, तो एक गहमा गहमी सी सूरत हाल है। आप कैसे समझते हैं कि क्या अदम एतमाद हो जाएगा या फिर वजीर आजम इमरान खान साहब पे एतमाद जारी रहेगा और वो अगला साल भी पूरा करेंगे? देखिए, अदम एतमाद की तो खैर कोई इम्कान ये नहीं थी कि मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे पीटीआई के रहनुमा और एमएनएज और एमपीएज हैं जो एक दूसरे को इतनी लान तान कर रहे हैं। मुझे अभी कराची के कुछ एमपीएज ने गालियां बकी हैं, तो अगर मैंने वोट नहीं दिया तो फिर क्या होगा? बताया मुझे, बताया मुझे क्या होगा? तो वो तो अपनी हरकत कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वोट देने नहीं गया तो फिर क्या हो जाएगा? एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। तो उनको ये सोचना चाहिए, अगर मैं अल्ताफ हुसैन की हिमायत कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि वो रिहा हो गए, तो मैं मुस्तकबिल की सियासत को सामने रख के कर रहा हूं कि क्या पता बात करनी पड़े, क्या पता वक्त आ जाए जब तालिबान से बात हो सकती है, तो फिर अल्ताफ हुसैन से भी करनी पड़ेगी इनको। जब करनी पड़ेगी तो पहले से ग्राउंड ऐसा बनाऊं कि खुदा न खासा कल को इमरान खान साहब पर इल्जाम ना आए कि इमरान खान साहब तो मिलने नहीं चाहते थे। पहले से ही उनका एक पार्टी का रहनुमा कह रहा है कि नहीं बात हो सकती है, तो कल को एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो। लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर रखना नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो झगड़ा हो, लड़ाई हो, मरे कटे। ऐसा थोड़ी होता है सर, सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब तो पूरे एतमाद और मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की सफों में जो है वो एक बड़ी बेकरारी से मौजूद है। आपके दरीना दोस्त, फेवरेट सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत एक्टिव है और उन्होंने कल ये भी कहा कि खेल आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या खेल वाकई आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए? अब तक तो नहीं था, लेकिन मैं अपनी जाती बात आपको बता रहा हूँ। मुझे इतना तंग किया है कि मेरा शायद वोट जो है वो मुतजलजल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का वोट मुतजलजल हो जाएगा। यानी आप मुझे कल से गालियां दे रहे हैं, अगर मैंने अल्ताफ हुसैन को मुबारकबाद दे दी तो आप मुझे गालियां दे रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब की एहलिया का साने इर्तिहाल हो गया और पीटीआई के किसी रहनुमा ने कहा कि जी हमें बड़ा अफसोस है, तो आप उसे गालियां देंगे, उसे गालियां देंगे। इसी तरह अल्ताफ हुसैन बरी हो गए, मतलब उनको आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग वाला बरी हो गए, तो आप मुबारकबाद दे देना, क्या हो गया? अब तो अदालत ने बरी किया ना भाई, वो खुद से तो नहीं हुआ ना बरी, अदालत ने किया है। तो अदालत के फैसलों पर आप कहते हैं मुबारक हो आपको जी, थैंक यू, क्या हो गया? लेकिन नहीं, यहाँ पर तो नस्ल दर नस्ल नफरतें लेकर चलना है और उसके बाद फिर ऐसा काम करना है कि, और मैं बाय द वे आपको बता दूं, मैं लाइन्स एरिया से मुंतखब रुकन कौमी असेंबली हूँ। कहाँ से जी? लाइन्स एरिया से। यहाँ पर 3 लाख वोटर मुहाजिर हैं, तो अगर ये मुझे हटा भी देंगे तो मैं वफा परस्त रुकन की हैसियत से दोबारा मुंतखब हो जाऊंगा।
जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने वजह फरमाया। अच्छा ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन अब ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो चंद दिन के मेहमान हैं, जिस तरह आपने वोट के ऊपर बात की कि जी हम हमारे खिलाफ जो जिस तरह की क्योंकि अहमद जवाद साहब ने भी साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जो है उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ये जो उड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं वजूहात हैं, जिनकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं? मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे मुझे ये दो टके के जो लोग हैं, जो कल तक जिनको कोई नहीं जानता, जो काउंसलर बनने के अहल नहीं है, वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत और कराची की क़यादत कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप और खामोश बैठी हुई है। उनको ये नहीं पता कि खान साहब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको ये नहीं पता कि खान साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं, उनको ये नहीं पता कि बुशरा भाभी के हवाले से जो फजूल खबरें चल रही थी, आमिर लियाकत ने सबसे पहले आगे कहा कि बकवास है, ये सारी चीजें बकवास है। तो क्या आपको ये सब नजर नहीं आता? और आपको नजर, मैं तो खान साहब के लिए राह हमवार कर रहा हूँ कि जब वो पीटीएम से बात कर सकते हैं, जब वो टीटीपी से बात कर सकते हैं, जो बलोच नाराज रहनुमाओं से बात कर सकते हैं, तो इमरान खान को ऐसा बनाकर पेश किया जाए कि इमरान खान साहब हर एक से बात कर सकते हैं। वो एक बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इंसान है। वो ऐसा इंसान है कि जो हर एक से बात करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है, वो छोटा इंसान नहीं है। अच्छा ये आपने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से बात और आपको पता है मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्या वजूहत हो सकती है निजी चैनल के ऊपर जो कुछ भी हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस के ऊपर सर्टिफिकेट्स दिए गए थे और उसके बाद एक तूफान बदतमीजी शुरू हो गया। पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसमा शराजी साहबा, उनके हवाले से चीजें चलती रही और अब ये कुछ। तो आप क्या देखते हैं कि अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी एक जो है वो अभाम पाया जा रहा है इन तमाम मामलात के ऊपर। आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? या भाई बात ये है कि देखिए, मोहसिन बेग साहब एक ऑनलाइन चलाते थे पहले, भी चलाते शायद, और मोहसिन बेग साहब ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। वो एक बहुत ही ब्लैकमेलर किस्म के आदमी है और ब्लैकमेल करते हैं वो चीज़ों में। चूंकि उनकी ऑनलाइन बहुत गलत खबरें देते थे। मुशर्रफ साहब से मैं कहा करता था कि आदमी सही नहीं है। अब वो घरों में घुस गए बुशरा भाभी के बारे में। देखिए, बुशरा भाभी जो है वो खान साहब की स्ट्रेंथ है, ताकत है, और वो कहीं घर पर छोड़ के नहीं जाती, वो घर में रहती हैं। एक बापर्दा खातून है, एक अजीब खातून है, वज़ाइफ करती हैं, पढ़ती हैं, इल्म उनके पास है। वो कैसे खान साहब को छोड़ के चली जाएंगी और खान साहब कैसे मतलब उनके बगैर रह लेंगे? बल्कि उनकी तो मार्च में अब शादी की सालगिरह आ रही है। तो ऐसे मौक़ों पर मोहसिन बेग साहब जैसे लोग या दीगर अफराद बैठ के इस पर डिस्कस करें और घटिया बातें करें, तो मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़त नहीं होती। ये बहुत बुरी बात होती है। इसको हमें ख़ास तौर पे इसकी बेख़नी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा थोड़ा सा बस लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा प्लास्टिक को सर, कि अभी तो शुरू हुई है बात, अभी तो बातें शुरू अच्छा हुई अभी है, बात अभी शुरू हुई है। हाँ, जी जी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि आप आगे एक सदारती निजाम के ऊपर जो बातचीत चल रही थी काफी अरसे से, आपने देखा सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलती रही है। तो आप समझते हैं कि अब अवाम जो है या ये जो सिस्टम है ये मजीद नहीं चल सकता और हमें निजाम की तब्दीली की तरफ जाना पड़ेगा? मैं इस हक में हूँ, मैं इस हक में हूँ, क्योंकि देखिए, विफाक में कोई और होता है, सूबे में कोई और होता है। सूबे में जो होता है वो विफाक से ताउन नहीं करता, जिसकी वजह से कराची में, मैं मिसाल कराची की दे रहा हूँ, जिसकी वजह से कराची के लोग सफर करते हैं, क्योंकि सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, विफाक में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। अब उसकी वजह से ये होता है कि सेवरेज के काम, बल्दिया के काम, सड़कों के काम, कारपेटिंग के काम, फला के काम वो नहीं हो पाते। तो एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें सदर के पास तमाम तर इख्तियारात हों, पार्लियामेंट कानून साजी करे, लेकिन सदर मुमलिकत मदाखलत कर सके और दूसरे लोगों के जो काम है उनको करा सके। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से ये भी चल रहा है। आपको याद होगा उन्होंने आवाम से बात करते हुए टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो आप समझते हैं कि कहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लेवल के ऊपर भी ये सोच पाई जा रही है? क्योंकि आपको अभी कुछ दिन कबल उन्होंने सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने 18वीं तरमीम के ऊपर बात की है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या वो भी ये चाहते हैं कि निज़ाम तब्दील हो और कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम टाइप जो जमहूरी सिस्टम हो, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए और फिर मसाइल में बेहतरी आ देखिए, सकती खान है? साहब को जहां तक मैं जानता हूँ, बहुत करीबी जानता हूँ, वो मेरे रहनुमा भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरे चेयरमैन भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इमरान खान साहब की एक आदत है, इमरान खान साहब पहले पूरी फतह हासिल करते हैं, वो तहरीक अदम एतमाद को बनाएंगे नाकाम। ठीक, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के बाद वो एतमाद का वर्ल्ड कप उठाएंगे। ठीक, एतमाद का वर्ल्ड कप उठा के कहेंगे मैं इस घटिया निज़ाम से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, इस्तीफा देंगे, आरिफ अलवी साहब इस्तीफा देंगे,
वो सदर मुमलिकत बन जाएंगे। जब वो बन जाएंगे तो हम जैसे उनके सिपाही जो हैं वो आईनी तरामीम लाकर सारे इख्तियारात सदर को दे देंगे, उसके बाद कर लो जो करना है। यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए आपको नजर नहीं आ रहा आइंदा? इलेक्शन देखिए, अगर हो भी गए तो कराची तो बदल गया है, मैं आपको बता दूं, कराची तो कल के बाद से बदल गया है, कल के बाद से कराची बदल गया है। दोबारा फिर कह देता हूँ, कल के बाद से कराची बदल गया है। वफा परस उम्मीदवार होंगे, हक परस नहीं होंगे। तो वफा परस उम्मीदवार जो भी होंगे, देख लीजिएगा उनके वोटों की तादाद कितनी होती है, आपको पता चल जाएगा, चीज आपको मालूम हो जाएगा। तो जब एक चीज बदल रही है तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि चीजों को जब बदलनी है तो फिर उसको सही तनाजुर में बदलें, मोहब्बत के साथ, बातचीत के साथ बदलें। अल्ताफ हुसैन ने खुलकर ये कह दिया है कि मैंने 22 अगस्त को जो कुछ कहा मैं उस पर माजरत खा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। जब उनकी माफी काबिल कबूल हो सकती है, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की माफिया कबूल हो सकती हैं, जब फजलुर रहमान जैसे लोग कंटेनर में बैठ के फौज के खिलाफ बातें करें और उनको भी आप जगह दे सकते हैं, तो अल्ताफ हुसैन की माफी भी कबूल करने का मसला नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, एक तासुर ये दिया जा रहा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात के हवाले से, हमारी जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट है के ताल्लुकात के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो अब उस तरह वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे, यानी एक पेज के अंदर कहीं ना कहीं दरार पैदा हो गई है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एक पेज के अंदर दरार पैदा हुई है कि मामलात वैसे के वैसे ही हैं और बेहतरी आई है? तर्क ताल्लुकात में रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। वाह वाह वाह, यानी कि आपने तो जो है वो दरिया को कुएं भी बंद कर दिया। बस आप समझ लें कि मैंने आपको बिल्कुल एक जवाब दे दिया, लेकिन बात हकीकत ये है कि मोहब्बत अगर गहरी हो ना, ये बात याद रखिएगा कि समंदर धूप की शिद्दत में भी सूखा नहीं करता। अगर समंदर में धूप की शिद्दत आ जाए तो सूखेगा नहीं, अगर मोहब्बत में प्यार हो, गहरी हो। लेकिन अगर मोहब्बत गहरी ना हो तो समंदर भी सूख जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है भी तो आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग पता नहीं क्यों कहते हैं, आर्मी जरूर ब्रीफिंग करती है, देती है, लेकिन आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा आगे चले, पड़ोसी मुल्क की बात कर लें। पड़ोसी मुल्क के अंदर आपने देखा कि मुसलमानों, वो बच्ची का जो वाकया हुआ, स्काफ वाला मामला, उसके बाद उससे हटकर अगर हम बात करें कि क्रिश्चियंस भी महफूज नहीं है, तो भारत का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अंदर मोदी लीडरशिप, या फिर अगर मोदी चले भी जाते हैं तो भारत अब इससे ज्यादा और एक्सट्रीमिज्म मजीद बढ़ेगी, कमी नहीं आती? आप क्या देख रहे हैं? भाई, अगर आप मुझे बेवकूफ ना समझें और अगर आप मुझे कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक ना समझें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 70 साल है इनकी हुकूमत करते। हुकूमत तो हम करते थे, मुसलमान करते थे भारत में, यानी भारत के हिंदुस्तान में। तो इनकी 70 साल है, तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, मुसलमानों की रहेगी। गजवा हिंद अभी बाकी है। अब लोग माने या ना माने, गजवा हिंद का होना जरूरी है और होगा। रह गई बात मुसलमानों की या दीगर अक़लियतों की, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मुझे वहां के मुसलमानों के लिए दर्द है, अफसोस है, लेकिन मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। उसकी वजह यह है, बुरा नहीं मानिएगा ना आप ना वो लोग, इसलिए नहीं मानिएगा क्योंकि इन्होंने मेरे कायदे आजम को काफिर आजम करार दिया, इन्होंने मेरे पाकिस्तान को ना पाकिस्तान करार दिया, खाकम बजाएं। तो ऐसे लोगों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मरे कटे वहीं पर रहें, इनके अजदाद छोड़ के आए थे, छोड़े। मेरे कायदे आजम आ गए थे, मैं अपने कायदे आजम की इज्जत करता हूँ। मेरे कायदे आजम ने आज मुझे पाकिस्तान दिया तो मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, वरना मेरी औकात होती कि मैं आपसे बात करता, मेरी औकात थी। तो लिहाजा ये लोग मरे कटे, इनके साथ जो कुछ भी हो, ये अपना बीज खुद बोया हुआ आज उसके फल काट रहे हैं। लिहाजा मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आलमी मंजरनामे की बात कर लें तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अभी वजीर आजम इमरान खान साहब रशिया जा रहे हैं? एक तरफ रशिया के साथ मामला पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं उसमें सर्द मेहरी है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आगे चलकर मजीद ताल्लुकात खराब होंगे और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे खराब होंगे जब तक बाजवा साहब इस मुल्क में मौजूद हैं। जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो एक तरफ का एंड संभालते हैं, हमेशा से उन्होंने संभाला है। लोगों को लगता नहीं है, ये इस शख्स की कुर्बानियां बहुत बाद में नजर आएंगी आपको। बड़ा प्यारा इंसान है, मैं जो इनसे मिला हूँ, मैंने इतना खूबसूरत आदमी, इतना बेहतरीन इंसान, इतना जॉली इंसान, और पाकिस्तान से बलूचिस्तान रेजिमेंट का झंडा इनके दफ्तर में लगा रहता है, खुश रहते हैं उसमें। और इन्होंने
यानी सऊदी अरब में जाकर भी ताल्लुकात बेहतर किए। अब अगर ये रशिया जाएंगे तो वो अमेरिका चले जाएंगे, तो ये मतलब वो कहीं ना कहीं से स्ट्रेटेजिक जो मामला है उनको दुरुस्त कर देंगे। और ये एक पेज पे ही चल रहे हैं दोनों? जी बिल्कुल। नहीं, कौन एक पेज पे चल रहा है? हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब, ये पॉलिसी जो है वो दोनों मिलकर बना रहे हैं। पेज है, लेकिन अगली तहरीक दूसरे पेज पर है। जी अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां चल रही थी कि ये दीगर ये जो सारा कुछ शुरू हो गया, ऑपोजिशन और ये सारे मिल मिला के जो कुछ भी हुआ, तो इसके पीछे एक्सटेंशन का मामला है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या बाजवा साहब अभी स्टिल इंटरेस्टेड है मजीद 1 साल की एक्सटेंशन लेने में? अब मैं आपको आज समझा देता हूँ। चलिए, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल कर लिया, आज मैं समझाता हूँ, दिल खोल के समझिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यही आपने हेडलाइन लगाइएगा। देखिए, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, ठीक, और सुनिएगा, बांडी साहब बड़ा टेक्निकल बात है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, जिस दिन एक्सटेंशन मिली उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं होती है, इसको आपको बात साबित करना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आपको करना पड़ेगा। तब जाकर के ओहदा खुला कि मुद्दत मुलाजमत की तयन नहीं अभी तक, जिसकी जो मर्जी जा रही है वो 3 साल लगा रहे हैं। 3 साल तो है ही नहीं, ये तो किसी ने खुद ही कर दिए थे 3 साल। तो पहले तो मुद्दत मुलाजमत का तयन हुआ कि 4 साल होगी, अगर आपको याद हो कितनी होगी, 4 साल होगी। यानी 4 साल का मतलब ये कि अभी तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी 1 साल बाद थी, यानी अभी तो 3 साल में तो पूरी नहीं हुए, 4 साल बाद पूरे होंगे ना। तो 4 साल तो अब हुए, 4 साल अब हुए हैं, अब एक्सटेंशन मिलेगी 4 साल की। पॉइंट समझा? अब एक्सटेंशन 4 साल की मिलेगी तो 8 साल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2022 में इनको एक्सटेंशन मिली, अब मजीद 4 साल लगा लें तो 2026 तक ये है, नहीं जाते कहीं। अच्छा, आपने 2026 तक कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो है वो कहीं नहीं जा रहे? एक्सटेंशन की तरह से भाई, एक्सटेंशन की तरह से, उसके बाद की एक्सटेंशन तो बाद की बात है, अभी 2026 तक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, एक बात याद रखिएगा, जी हमने खान साहब को 176 वोट दिए और हमने बाजवा साहब को 365 वोट दिए, और दे दो वोट को इज्जत कितनी देनी है? वोट को इज्जत, बिल्कुल सही है कि 365 और 176 की वोट को इज्जत दो, मजीद अगर किसी को चाहिए तो वो भी हाजिर है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या मजीद सियासत को परसू करना है, या फिर मीडिया के अंदर रहना है, या क्या मामलात हैं, या फिर जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके पूरा टाइम जो है वो मीडिया को देना? भाई मुझे नौकरी मिल जाएगी अगर किसी इदारे में तो मैं मीडिया में चला जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो तंग करता रहूंगा। कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मुल्क की हालात आप क्या देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात में मजीद आगे चलकर मुस्तकबिल के अंदर जल्द से जल्द बेहतरी आए। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान को किसी का माई करदार खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरह ये भी पुर उम्मीद और मुतमईन है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, और साथ ही साथ जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी इन्होंने जी जी घबराना नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि आपने घबराना नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद ये करते हैं कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हों, और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो ही अवाम के हालात बेहतर होंगे। और एक पेज पर है दोनों, लेकिन एक पेज उनका है और एक पेज उनका है, आगे पीछे दोनों पेज, आगे पीछे दोनों पेज है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं पेज दोनों का एक ही है, लेकिन वो एक सफा होता है ना, उसके एक तरफ एक वो होता है हिस्सा और दूसरी तरफ दूसरा होता है, तो बेसिकली वो ये वाला पेज है। तो बिल्कुल, यानी कि वो पेज पे ऐसे नहीं है, वो पेज पे ऐसे हैं, आगे पीछे नहीं, अलग अलग है भाई, दोनों पेज पे आ रहे हैं। क्या बात है? अच्छा, अलग अलग है, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका एक दफा फिर शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हम कराची आकर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपके साथ एक अलहदा से निशिस्त करेंगे, या आपका लाहौर आना होगा तो इंशाल्लाह ताला आपसे हम बैठ के जो है वो बातचीत करेंगे इसके ऊपर। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।